स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। यूपी दौरे पर एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सपा बसपा पर बरसे हैं। ओवैसी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर अब तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को मजबूत करने में लग गई हैं। ओवैसी ने पलटवार किया है मोहन भागवत के बयान पर। क्या है उनका ये बयान, ये हम आपको बताते हैं। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, ये कहा है मोहन भागवत ने। आपको बता दें मोहन भागवत ने कहा है कि ओवैसी के बयान के ऊपर कि डीएनए टेस्ट उनका करवा लें और अब ओवैसी ने इस पर पलटवार कर दिया है। क्या कुछ कहना है उनका, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। अयोध्या दौरे से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओवैसी मौजूद थे और ओवैसी ने वहां पर कहा है एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे, ये कहना है ओवैसी का। इसके अलावा ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन आप सभी को भी करना होगा। सवाल क्या है और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। तो लगता है कि सपा को या जो भी बीएसपी अगर एक ऐसा हमको अनटचेबल बनाना चाहती है तो हमको कोई इतराज नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता में जाएंगे और उनको भी पैगाम देंगे कि देखिए ये हमको अनटचेबल बना रहे हैं और मकसद परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप हिस्ट्री में कमजोर हैं तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदर लैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी के रोशनी में उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है, संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है बीएसपी। आपको बता दें बीएसपी सरकार बनाने पर यूपी की सूरत बदलेगी, ये कहना है मायावती का। मायावती ने बीएसपी की सरकार बनाने का दावा किया। यूपी चुनाव को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीएसपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस बार यूपी में उनकी सरकार बनने पर महापुरुषों के पार्क, प्रतिमा और संग्रहालय बनाने का नहीं बल्कि यूपी की सूरत बदलने में ताकत लगाएंगे। मायावती ने कहा है कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से यूपी में बसपा की सरकार बनने जा रही है। मायावती ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित ही रूप से 2007 की तरह ही 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान में, स्वाभिमान और रोजी रोटी पर तरीके से काम करने की बात भी कही, यानी उसका भी ख्याल रखा जाएगा। ये कहना है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती का। और वहीं अंटिलिया केस में सीबीआई का एक और खुलासा सामने आया है। सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा को मोटी रकम दी थी, ये बयान आया है सीबीआई की तरफ से। अंटिलिया केस में सीबीआई ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में, आपको बता दें, जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कहा है कि मनसुख हिरेन को मारने के लिए साजिश करता सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को मोटी रकम दी थी। चार्जशीट में बताया गया है कि हिरेन की मौत से 2 दिन पहले वाजे ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें पूर्व एनकाउंटर
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ एक और पुलिस वाला सुनील माने शामिल हुआ ताकि दोनों को ये पता चले कि मनसुख कैसा दिखता है। इसके बाद प्रदीप शर्मा को काम सौंपा गया और फिर आरोपी संतोष शेलार को शर्मा ने फोन किया और हत्या के बदले नगद पैसे की बात कही और फिर आरोपी संतोष काम करने के लिए तैयार हो गया। चार्जशीट के सामने आया कि कार हिरेन की थी जो वाजे ने उधार ली थी, लेकिन घटना के कुछ हफ्ते पहले उसके पास वापस आ गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि 3 मार्च को वाजे ने शर्मा से मुलाकात की और एक बैग में बड़ी मात्रा में नकदी सौंपी। नकदी में ज्यादातर 500 रुपए के नोट के बंडल थे, जो पूरी जानकारी मिलने के बाद वाजे ने हिरेन को उठाया और शेलार को सौंप दिया। आपको बता दें कि शेलार मनीष सोनी, सतीश मोतुकारी और आनंद जाधव के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा था। यहां हिरेन की गला घोट करके हत्या कर दी गई। चारों ने मिल करके हिरेन के शव को नाले में फेंक दिया था। एनआईए के मुताबिक वाजे चाहता था कि विस्फोटक लदी कार खड़ी करने का आरोप हिरेन स्वीकार कर ले, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के सहयोग से हिरेन को ठिकाने लगाया गया। हिरेन का शव 5 मार्च को मुंब्रा की रेती बंदर खाड़ी में मिला था, जिसे आत्महत्या बताने की कोशिश की गई थी। घाटी में अभी पंजशीर के हजारों लड़ाके मौजूद हैं। कहना है मसूद का हम घायल हैं लेकिन मरे नहीं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने वाले कमांडर अहमद मसूद के चाचा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान विरोधी हजारों लड़ाके पंजशीर घाटी में कभी भी लौट सकते हैं। उन्होंने इन लड़ाकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील की है। तालिबान के अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करने और पंजशीर घाटी में प्रतिरोध बलों के खिलाफ लड़ाई जीतने की तालिबान की घोषणा के एक दिन बाद अहमद वली मसूद ने स्विट्जरलैंड में यह ऐलान किया है। मसूद ने जिनेवा में एक संगोष्ठी में कहा है कि घाटी में अभी भी हमारे पास हजारों लड़ाके हैं और वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम घायल हुए हैं लेकिन हम मरे नहीं हैं, हम अब भी जीवित हैं। मसूद ने संगोष्ठी में कहा, पंजशीर केवल प्रतिरोध नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हम अपने अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए विरोध कर रहे हैं। और वहीं तालिबान की सरकार में आतंकियों की भरमार है। कोई यूएन की लिस्ट में किसी पर 73 करोड़ का इनाम है। तो आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से तालिबान का ये जो पूरा सरगना, ये जो पूरा एक ये रैकेट है, जो पूरा ये तमाम जितने भी ये टेररिस्ट हैं, पूरा संगठन एक चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने देश की कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर दिया है। नई तालिबान कैबिनेट में उन सभी चेहरों को जगह दी गई है जिन्होंने बीते 20 साल में अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली फौजों से जंग में अहम भूमिका अदा करी है। तालिबान की नई सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। 2 लोगों को अंतरिम उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से एक का नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, जिन्होंने अमेरिका के साथ हुई बातचीत का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह से विदाई से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि आमिर खान मुत्तकी को अंतरिम विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि भारतीय सैन्य अकादमी से पढ़ चुके अब्बास स्टोनकज़ई को विदेश उप मंत्री नियुक्त किया गया है। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को अंतरिम गृह मंत्री बनाया गया, जबकि मुल्ला याकूब को अंतरिम रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। मुल्ला याकूब के पिता मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नई तालिबान सरकार में कम से कम 5 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर रखा है। इसके अलावा तालिबान ने अब उसी सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का नया
गृह मंत्री बना डाला है, जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसके सिर पर अमेरिका ने इनाम घोषित कर रखा है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। खूंखार आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क को चलाने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में कहा जाता है कि वो नॉर्थ वजीरिस्तान के मिराम शाह इलाके में रहता है। हक्कानी नेटवर्क के शीर्ष आतंकवादी का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। आपको बता दें तो देखिए किस तरीके से जो एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है उसको ही कैबिनेट में शामिल कर लिया है, उसे ही वहां का अंतरिम गृह मंत्री बना दिया है। वैसे में सवाल उठता है कि आतंकियों से भरी सरकार को दुनिया कैसे मान्यता देगी। और वहीं पाकिस्तान के पास रहेगा तालिबान सरकार का कंट्रोल। ISI चीफ के दौरे के बाद तय हुआ है PM के लिए नाम। तालिबान सरकार के प्रमुख के रूप में मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद का नाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के पिछले हफ्ते अचानक काबुल आने के कुछ दिनों बाद आया है। ISI प्रमुख ने अपनी यात्रा के दौरान आपको बता दें कि मुल्ला बरादर और हिजब-ए-इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकात की थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे कि हमीद के कहने पर ही PM पद के लिए नाम तय हुआ है। हालांकि उस वक्त मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हमीद ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए काबुल का दौरा किया था। उधर तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जल्द ही नई सरकार की घोषणा की जाएगी। हालांकि उन्होंने सरकार के ऐलान को लेकर के तारीख के बारे में नहीं बताया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।